नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में रीतिकाल के नामकरण के औचित्य पर विचार करेंगे। इसमें विशेषतः दो नामकरण पर हम लोग विचार करेंगे। पहला रीतिकाल या श्रृंगार काल। रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल कहा जाए या रीतिकाल है। तो आइए बने रहिए इस क्लास में। तो देखिए, पहला नाम रीतिकाल है। रीतिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के तीसरे काल को नाम दिया रीतिकाल। इसलिए उन्होंने नाम दिया कि रीतिकाल के समय में 1700 से 1900 संवत के बीच में रीति ग्रंथात्मक पुस्तकों की प्रचुरता, मात्रा, संख्या अधिक रही। इस कारण से इस काल को उन्होंने रीतिकाल कहा। तो देखिए, रीति का तात्पर्य है परंपरा या मार्ग, परिपाटी। तो प्रश्न उठता है, किसकी परंपरा, किसका मार्ग? तो देखिए, तो परंपरा चलती है अतीत की, भूत की। तो भूत में संस्कृत काव्य शास्त्र लिखे गए, संस्कृत काव्य लिखे गए। तो संस्कृत काव्य को दो वर्गों में बांट करके हम लोग देखेंगे। पहला पूर्व संस्कृत काव्य, जो 10वीं सदी के पूर्व मानेंगे इसको। दूसरा उत्तर संस्कृत काव्य, इसकी समय सीमा 10वीं सदी के बाद मानेंगे। तो इस दोनों पूर्व संस्कृत काव्य और उत्तर संस्कृत काव्य में क्या विभेद है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो पूर्व संस्कृत काव्य के पहले भामह और दंडी, उद्भट, इन लोग रचना कर रहे थे, जो लक्षण, काव्य के लक्षण दे रहे थे। काव्य के लक्षण, अलंकार के लक्षण, काव्य के अंगों का लक्षण प्रस्तुत कर रहे थे। एवं दूसरे व्यक्ति कवि थे, जो दूसरे व्यक्ति उसी लक्षण के अनुरूप उदाहरण कविता कर रहे, प्रस्तुत कर रहे थे। कहने का तात्पर्य, लक्षण और उदाहरण अलग अलग आचार्य एवं कवि गण प्रस्तुत कर रहे थे। किसमें? पूर्व संस्कृत काव्य में, 10वीं सदी के पूर्व, जो भामा और दंडी में हमको मिलता है। तो देखिए, 10वीं सदी के पूर्व हो गया। दूसरा है उत्तर संस्कृत काव्य। तो उत्तर संस्कृत काव्य 10वीं सदी के बाद माना जाता है। मम्मट और विश्वनाथ का समय लिया जाता है। तो उत्तर संस्कृत काव्य की विशेषता ये रही मित्रों, कि एक व्यक्ति काव्य का लक्षण दे रहे थे। काव्य के अंग प्रत्यंग, रस, अलंकार, नायक नायिका भेद, छंद आदि का लक्षण दे रहे थे एक व्यक्ति, एक ही व्यक्ति। एवं उसी के अनुरूप उसी व्यक्ति, यानी एक ही आचार्य या कवि, एक ही व्यक्ति लक्षण भी दे रहे थे, उसी के अनुरूप कविता भी कर रहे थे, यानी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। तो एक ही आचार्य या कवि लक्षण एवं उदाहरण स्वयं प्रस्तुत कर रहे थे। तो इस कारण से इसकी विशेषता रही, लक्षण प्लस उदाहरण, एक ही आचार्य या कवि। तो देखिए, इसी की परंपरा, उत्तर संस्कृत काव्य की परंपरा, लक्षण प्लस उदाहरण, एक ही व्यक्ति जो लिख रहे थे, एक ही आचार्य कवि गण कर रहे थे, इसकी परंपरा चली संवत 1700 से 1900 संवत में। जो रीतिकाल में परंपरा की शुरुआत हुई, उत्तर संस्कृत काव्यों की परंपरा की शुरुआत हुई, जिसे कहते हैं हिंदी काव्य शास्त्र। रीतिकाल को क्या कहते हैं? रीति काव्य को हिंदी काव्य शास्त्र कहते हैं। इस हिंदी काव्य शास्त्र में एक ही कवि या आचार्य लक्षण भी दे रहे थे काव्य के, एवं उसी के अनुरूप उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे थे। तो इसकी परंपरा चली रीतिकाल में। तो रीतिकाल के औचित्य पर हमने ये बात की, रीतिकाल के परंपरा की हमने बात की।
तो इसी कारण से रीति ग्रंथ पुस्तक की प्रचुरता के मात्रा के कारण से रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया, जो सर्वमान्य है। अब देखिए दूसरा नाम है श्रृंगार काल। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शिष्य थे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, श्रृंगार काल नाम दिया। और उन्होंने कहा 1700 से 1900 संवत के बीच में इन रीति ग्रंथात्मक पुस्तकों में श्रृंगार की प्रधानता है, इस कारण से इसे श्रृंगार काल कहा जाता है। तो देखिए श्रृंगार काल का नामकरण पहले ही संकेत कर चुके थे रामचंद्र शुक्ल जी अपने इतिहास में। उन्होंने रीतिकाल की भूमिका में कि इस काल में दो रसों की प्रधानता रही, पहला वीर रस एवं श्रृंगार रस। प्रधानता श्रृंगार की रही लेखन में, काव्य लेखन में प्रधानता श्रृंगार की रही। इस कारण से अगर कोई चाहे तो इस काल को श्रृंगार काल कह सकता है। तो देखिए यहीं से इन्होंने सूत्र ले लिया। रामचंद्र शुक्ल के शिष्य आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यहां से सूत्र ले लिया और इस काल को श्रृंगार काल कह दिया, जो औचित नहीं लगता। हम कह सकते हैं कि अगर हम हिंदी साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये जितने इन 3-4 नामों में, कालों में के काव्य ग्रंथों में अगर दृष्टिपात करते हैं तो श्रृंगार मिल ही जाता है। श्रृंगार की प्रचुरता बहुत है, नायक और नायिकाओं की कहानियां हैं, प्रेम कहानियां हैं। तो इस दृष्टि से तो अगर हम नाम दें तो सभी को कहा जा सकता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार। तो इसमें अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि हर एक काल में श्रृंगार काव्य लिखे गए हैं। इस दृष्टि से इसे श्रृंगार काल कहना उतना औचित्य नहीं लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि रीतिकाल का नामकरण रीतिकाल ही कहना ज्यादा समीचीन है, उपयुक्त है। तो धन्यवाद मित्रों।